हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कशन कर लिया था अबाउट एमओटी इन हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे हम लोग एमओटी को हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करते हैं और कैसे उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज देखिए वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट और एक और इंपॉर्टेंट टाइप या टॉपिक बोल लो इस चैप्टर का। दोज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में या अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स काम करेगा उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ध्यान दें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, नाम से पता लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी कोई इंटरैक्शन होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव को ही हम प्रेफरेंस देंगे और अट्रैक्टिव की हम लोग बात करेंगे, ये अट्रैक्टिव टाइप के ही फोर्सेज होंगे, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो आप हेडिंग डालें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके पास वीक फोर्सेस होते हैं जो कि किसी भी गिवन स्पीसी के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते हैं। दीज आर द वीक फोर्सेस which act between molecules of given species। तो एक गिवन स्पीसी या गिवन स्पीसीज के बीच में जो भी इंटरैक्टिव फोर्सेस काम करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इनके ऊपर कमेंट आप ऑब्वियसली क्या कर सकते हो? सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर ही कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पर ऐड करना है, सिंपल सी बात आप यहाँ लिखना कि IMF स्टैंड्स फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल for the physical properties like melting point हो गया, है ना, boiling point हो गया, viscosity हो गई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर ही आप डिसाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। एक और चीज़ का आप ध्यान दें, जब आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हो, भाई देखो हमारे पास क्या होता है ना, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, दो तरह के। एक आपके पास होते हैं मेनली आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे आपके पास क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। एक्चुअली ये जो भी कुछ हम देखने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो आपके पास कोई एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड लेट्स से एग्जांपल NaCl है। ठीक है, तो NaCl को अगर आप देखोगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, NaCl में क्या होता है? Na+ के चारों तरफ, Na+ को चारों तरफ से कौन सराउंड करते हैं? Cl- आयन सराउंड करते हैं, लाइक दिस। और इसी तरह हर Cl- को चारों तरफ से कौन सराउंड करते हैं? Na+। तो अगर आप एक आयनिक सॉलिड को मेल्ट करो, NaCl को मेल्ट करो, तो इसको मेल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स काम कर रहे हैं इन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लूं, मान लो मैं आपसे इसकी वाटर की बात कर लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, ये HCl वाटर ले लो, चलो वाटर ले लिया, HCl ले लो, से HCl है, तो ये HCl है और ये इसके दो मॉलिक्यूल्स, मान लो सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पर तो कोई इस तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर तो सिंपल क्या होगा? HCl के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से HCl सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों HCl यूनिट्स को क्या कर रहा है? होल्ड करके खड़ा हुआ है। अब अगर आप HCl को मेल्ट करते हो, तो HCl को जब आप मेल्ट करोगे तो आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर आप इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है इसको ब्रेक कर रहे होंगे। सही बात है ना? आप इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है सिर्फ उसी को ब्रेक कर रहे होंगे, इसे आप यहां पर ब्रेक नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम एक कोवेलेंट कंपाउंड को मेल्ट करते हैं या बॉइल करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होते हैं। जबकि अगर हम एक आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं तो उस केस में उसके क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन। सो व्हाइल मेल्टिंग ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड the ionic bonds are broken।
ionic bonds are broken, करेक्ट। लेकिन जब मैं कोवेलेंट कंपाउंड को मेल्ट करेंगे यहां पर, while melting of a covalent species, the intermolecular forces will be broken only, and covalent bonds will remain intact. Covalent bonds will remain intact. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स पर यहां पर क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सिर्फ इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ही क्या होगा, ब्रेक होगा। इसीलिए जब आप आयनिक कंपाउंड, लाइक आप NaCl को मेल्ट करोगे तो मोल्टन फॉर्म में वो Na+ और Cl- की फॉर्म में मिलता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसीलिए जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, चल तो ये तो बात हुई, ये ध्यान में आपको रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने होते हैं। तो अगर आप आयनिक कंपाउंड करें तो आगे चल के भी देखेंगे, इनके लिए तो लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। इनके लिए आप सिंपल सी बात बोल सकते हो कि स्पीसी का बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा that will be directly proportional to strength of intermolecular forces। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उस स्पीसी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए तो आओ स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ। आपको अलग अलग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहां पर पढ़ने हैं, तो हम शुरू करते हैं अलग अलग टाइप्स के साथ। जो हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब देखो, इनके नाम से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है। क्या क्या चीजें आपको सीखनी है कि ये फोर्स किन के बीच में काम करता है। पहली चीज, इस फोर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या, मतलब इस फोर्स के आने से क्या फायदा हुआ, जो दो स्पीसीज के बीच में वो फोर्स काम कर रहा है उसका इफेक्ट क्या है, ये आपको देखना है। तो देखो नाम से तो लग रहा है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इस तरह का इंटरैक्शन या अट्रैक्शन, मैं इंटरैक्शन बोल रहा हूं मतलब यहाँ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ऑल्दो इंटरैक्शन मतलब रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों होता है, बट यहाँ पर हम अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का फोर्स क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, दिस टाइप of intermolecular force act between an ion and a dipole। तो जैसे नाम से पता लग रहा है एक आयन और डाइपोल के बीच में क्या होता है, इस तरह का फोर्स काम करता है। तो यहां पर क्या होगा, एक आपके पास पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकता है और एक यहां पर क्या होगा, एक डाइपोल होगा, डाइपोल। तो आप सभी जानते हो डाइपोल के दो एंड होते हैं, एक नेगेटिव एंड होता है और एक पॉजिटिव एंड होता है। तो ये आयन इसके नेगेटिव एंड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और यहां जो फोर्स काम कर रहा होगा उसे हम आयन डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। ये फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आप जानते हो कि कोई भी आयन अगर पानी के अंदर जाए, सो हाइड्रेशन ऑफ आयन, hydration of ions is related to this force। ध्यान दो, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के अंदर भी। जैसे मान लो आपने एक आयन है A+, इस A+ को आपने पानी में डाला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और इस पोलर मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव एंड होता है और ये दोनों कौन से एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड होते हैं ना। तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक A+ आयन को चारों तरफ से वाटर अपने नेगेटिव एंड की तरफ से सराउंड करना शुरू करेगा, और ये जो फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है, बताओ वो कौन सा फोर्स होगा, वो आपका आयन डाइपोल इंटरैक्शन होगा। जरूरी नहीं है पॉजिटिवली चार्ज आयन ही हो, नेगेटिवली चार्ज आयन है उसके लिए भी सेम यही काम होगा। B- है तो B- के लिए बस नेगेटिव की जगह वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड आ जाएगा, और अब इस आयन को जब ये सराउंड करना शुरू करेगा तो वो हाइड्रोजन वाले एंड से सराउंड करना शुरू करेगा, बट वो सराउंड तो करेगा ही करेगा, और इस तरह से इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो ये होता है आपके पास आयन डाइपोल इंटरैक्शन।
बात समझ में आ गई? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आयंस का जो हाइड्रेशन होता है उसके लिए आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए फर्स्ट फोर्स सीखने के बाद चलते हैं अपने अगले फोर्स की तरफ, जिसे हम बोलते हैं, वो इसी कैटेगरी का है, इसे हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो ये भी नाम से आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है, एक आयन है और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस का मतलब वो पहले डाइपोल नहीं था, लेकिन इस आयन ने उसको क्या बना दिया? डाइपोल बना दिया। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस तरह का फोर्स किसके बीच में काम करेगा? सो दिस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दिस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट between an ion and नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इस तरह का फोर्स क्या करेगा? काम करेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पर एक आयन होगा, लेट्स से कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। नॉन पोलर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन हाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। तो अब ये कैटायन क्या करेगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको अपनी तरफ क्या करना शुरू करेगा? अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, पिक्चर क्या होगी? थोड़ी सी चेंज होगी। ये जो आयन है, इसके अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या क्लाउड क्या होगा? पार्शियली इधर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा और कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा? इधर। तो इसकी वजह से इस एंड पर पार्शियल नेगेटिव और इस एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिसे हम लोग आयन, इस आयन ने इसमें, ये आपका कौन सा डाइपोल है? ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू द अट्रैक्शन provided by the ion। ये आयन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाता। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मेरे साथ साथ लिख लो आप भी, इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल partially shifts towards one side, causing induction या formation of an induced dipole। और इसी वजह से इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम से। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, मतलब समझना होगा, याद तो क्या रखना, नाम से तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है? तो इस तरह का फोर्स कब काम में आएगा? जब ऑब्वियसली आप एक आयन को एक नॉन पोलर कंपाउंड, जैसे Na+ को आप CCl4 में डाल दो। तो Na+ एक आयन है और CCl4 कैसा मॉलिक्यूल है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जब आप आयंस को डालोगे या सॉल्वेंट में डालोगे, तो वहां पर आपके पास क्या होगा? इस तरह का फोर्स जनरेट होगा। ठीक है? तो ये आ गए आपके दो फोर्सेस आयंस के वजह से। अच्छा, आपने नाम सुना होगा वैन डर वाल फोर्सेस, सुना है कभी? हाँ, वैन डर वाल फोर्सेस। ध्यान रखना, ये दोनों फोर्स वैन डर वाल फोर्स के अंदर काउंट नहीं होते हैं। हाँ, ये दोनों फोर्स वैन डर वाल फोर्स के अंदर काउंट नहीं होते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर मैं आपको मिलवाता हूं उन फोर्सेस से जो कि वैन डर वाल फोर्सेस में भी काउंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले टाइप ऑफ फोर्स को। अब देखिए, अब हम जो फोर्सेस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वैन डर वाल फोर्सेस हैं। ठीक है? तो पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं, नाउ दीज आर ऑल, चलो इसको लास्ट में लिख देंगे, आप तो टाइप पढ़ लो पहले। तो जो थर्ड टाइप का फोर्स है आपके पास, उसे हम बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। क्या होता है? डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर इस फोर्स को हम लोग कीसम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो नाम से तो लगा डाइपोल इंटरैक्शन। ये एक ऐसा इंटरैक्शन होगा जो दो
हाँ, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह का इंटरेक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे एग्जांपल है, कोई सा एग्जांपल जैसे मान लो वाटर ले लो, H2O, ठीक है, ये आपके पास HCl हो गया, ये आपके पास SO2 हो गया। किसी भी तरह का मॉलिक्यूल ले लो, H2O में आप अभी आगे चल के पढ़ोगे, आप जानते हो, नहीं जानते हो सुन लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इस फोर्स से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज पे आप ध्यान दें, यहां पर जो डाइपोल्स बनते हैं इनमें दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। ध्यान देखो, एक तो ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल। तो डाइपोल्स में क्या होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव, एक एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरह से दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक तरह का अरेंजमेंट तो है ये, इसे हम बोलते हैं हेड एंड टेल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, हेड एंड टेल अरेंजमेंट, ठीक। और जो दूसरा होता है, वो होता है आपके पास एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। कैसा होता है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एंटी पैरेलल में क्या होता है, डाइपोल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे, इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपके पास बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर बल्की मॉलिक्यूल्स, like fatty acids or their salts, this arrangement is favorable। कौन सा अरेंजमेंट, ये हेड एंड टेल वाला, जनरली दिखाते भी इससे ही है। दिस अरेंजमेंट इज फेवरेबल, लेकिन ये इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, ये जो आपका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है। छोटे मॉलिक्यूल्स दोनों को फॉलो करते हैं, वो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरह का अरेंजमेंट वहां पर पॉसिबल होता है। इसका एग्जांपल आपके पास सोडियम स्टीरेट है, तो जो स्टीरेट आयन होता है, ठीक है ना, स्टीरेट आयन होता है C17H35 C डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में Na प्लस होता है। तो मैं स्टीरेट आयन की देख रहा हूं, तो ये स्टीरेट आयन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसका एक एंड तो कैसा है, पोलर है, तो ये वाला एंड तो कैसा एंड है, पोलर एंड है, और ये वाला एंड आपका कैसा है, नॉन पोलर एंड है। ये आप स्टेरिक एसिड ले लो तो H आ जाएगा यहाँ पे, तो पोलर एंड होगा। तो इस तरह से इनके अंदर, क्योंकि बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर हेड एंड टेल अरेंजमेंट होगा, लेकिन छोटे जो पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl हो गया, SO2 हो गया, उनके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। तो ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, ये आपका एक वेन डर वाल फोर्स का एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल, वेन डर वाल फोर्स। पिछले जो आपने दो पढ़े, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वो वेन डर वाल फोर्स में काउंट नहीं होते हैं। चलिए, थर्ड फोर्स के बाद हम लोग, यानी इंटरेक्शन के बाद हम लोग चल रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन पर, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल। देखो, ये फोर्स हो गया, इसमें याद रखने का कुछ नहीं है, ये फोर्स किसके बीच में, दो डाइपोल के बीच में, यानी दोनों पोलर होंगे। अब जब एक पोलर और एक नॉन पोलर हो, उसके केस में तो उसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और इस फोर्स को हम लोग डिबाई फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो डाइपोल डाइपोल के बीच में है उसे हम कीसम फोर्स बोलते हैं, और जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिबाई फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नाम से पता लग रहा है ये किसके बीच में काम करेगा, दिस विल वर्क बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, हम फोर्सेस को देखकर उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखा गया है कि एक पोलर और नॉन पोलर के बीच में भी अट्रैक्शन है। जैसे आप बात करो नोबल गैसेस, नोबल गैसेस पानी में सॉल्युबल होती है, हाँ, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल वो सॉल्युबल है। तो अगर वो सॉल्युबल है तो वो क्यों है, उस चीज को इसी फोर्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, मान लो, है ना, जैसे मैं एग्जांपल पहले लिख देता हूं यहां पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर।
जैसे मान लो आर्गन है आपके पास, आर्गन, तो आर्गन आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर एटम है बेसिकली, मान लो, ठीक है। और यहां पर कौन है, वाटर, H2O। तो वाटर कैसा है, एक डाइपोल है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव एंड आर्गन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो इसकी तरफ से क्या होगा, पार्शियल शिफ्टिंग होगी। तो पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, आर्गन का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस डाइपोल की वजह से, ये जो आपका परमानेंट डाइपोल था, इसकी वजह से यहां पर क्या जनरेट हो गया है, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या जनरेट हो गया है, इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो गया है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो इसी फोर्स की वजह से होता है। तो यहां पर देखो जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि एक मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, ये एक डाइपोल होगा, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। पोलर मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो कि पहले शायद सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है, उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, होगा। तो इसके अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द अट्रैक्शन बाय पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल, बताओ क्या होगा, पार्शियल शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अकर, होगा। और इस पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, ये जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑल्दो वीक चार्ज होगा, बट स्टिल चार्ज तो आ गया है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और अब इन दोनों के बीच में देखो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसे हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर हम इसे डिबाई फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, Cl2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी, H2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी, और लिक्विड हाइड्रोजन का बनना, लिक्विड हाइड्रोजन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, सॉरी लिक्विड हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो अपने पास सॉरी वो तो पोलर नॉन पोलर ही ना, तो सॉरी Cl2 का H2 का वाटर में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन वाटर, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। बेटर एग्जांपल है सबसे नोबल गैसेस सॉल्युबिलिटी। नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये भी एक टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स है। तो आपके पास दो और फोर्स आ गए, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एक क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फिर आपके बाद देखो पोलर पोलर हो गए, पोलर नॉन पोलर हो गए। क्या नॉन पोलर के बीच में भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा, करना तो चाहिए। अगर नहीं करता तो CCl4 लिक्विड कैसे होता, आप जानते हो CCl4 एक सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि CCl4 कैसा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हाँ है तो सही है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन को आप लिक्विफाई कर सकते हो। हाइड्रोजन तो नॉन पोलर है भाई, नॉन पोलर है। हीलियम को भी आप लिक्विफाई कर सकते हो, ऑल्दो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सिर्फ 4.2 केल्विन, दुनिया में सबसे कम, ठीक। बट स्टिल आप अगर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वहाँ कोई तो फोर्स है जो काम कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो आप उन्हें कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते थे। अगर उनमें अट्रैक्शंस नहीं है तो फिर एक पॉइंट के बाद उनमें रिपल्शंस काम करना शुरू करेंगे। तो अगर आप उन्हें लिक्विफाई कर पा रहे हो दैट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। आओ मिलते हैं उसी फोर्स से, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, नाम थोड़ा सा बड़ा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर हम इन्हें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर हम इन्हें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली चीज किसके बीच में काम करते हैं, तो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस दीज एक्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
कैसे काम करते हैं? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। होता क्या है इसके अंदर, देखो इधर आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इधर भी क्या है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अभी क्या है, दोनों के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन होता क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो किसी गिवन इंस्टेंट पर, एट एनी गिवन इंस्टेंट, if there is unsymmetrical distribution of इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, non-polar molecule, then a momentarily dipole may exist। तो क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज तेज घूम रहे हैं, घूमते घूमते अचानक से क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और एक साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल पे एक बहुत छोटा इंस्टेंटेनियस मोमेंटरली डाइपोल, अगले इंस्टेंट पर वो डाइपोल खत्म हो जाएगा, तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, जनरेट होगा। अब ये डाइपोल क्या कर सकता है, पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को भी पोलराइज कर सकता है। मतलब जो पड़ोस वाला मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, सॉरी धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, तो इस वाले एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास कैसा डाइपोल बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा। कौन सा बनेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये आपके पास कैसा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, और ये इसका क्या है, इंड्यूस्ड, ये आपका डाइपोल इसको क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस मोमेंटरली डाइपोल या दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल may induce charge on the other non-polar molecule forming an induced dipole। ठीक है, और इस तरह से आपके पास ये डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर हम इसे लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही वीक होता है। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कई चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इंटरैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लिक्विफिकेशन ऑफ, या लिक्विफिकेशन लिख देता हूं आपके लिए, लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो आप जानते हो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो इन दोनों के, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो आपके पास कौन सा होगा, ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। कोई भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक CCl4 का मॉलिक्यूल और दूसरा CCl4 का मॉलिक्यूल, दोनों नॉन पोलर हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, डिस्पर्जन फोर्स काम कर रहा होगा। नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कौन से फोर्स काम करेंगे, ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ही काम करते हैं। आई बात समझ में? तब आप ये ध्यान रखना कि जो आपने 3 फोर्स पढ़े, एक बार आप फटाफट से इसे कॉपी कर लो, हो गया? बस मुझे इतनी सी जगह चाहिए आपसे। चलिए तो ध्यान से देखें, अब मैंने आपको टोटल 5 टाइप के फोर्स पढ़ा दिए हैं। अभी हम इनकी स्ट्रेंथ भी कंपेयर करने वाले हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तकनीकी खराबी आ रही है,
चलिए, तो देखिए तकनीकी खराबी यहाँ पे आ गई थी, है ना, थोड़ा सा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो गया था। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास कितने टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो आप इनमें ध्यान दें, मैंने आपको कुछ फोर्सेस सिखाए, जैसे मैंने आपको एक तो सिखाया डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। एक आपके पास था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और एक आपने कौन सा देखा, एक आपने देखे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। देखे ना, तो आप ध्यान रखना जो 5 फोर्स आपने पढ़े, उन 5 में से सिर्फ इन 3 को ही हम किसके अंदर काउंट करते हैं, वैन डर वाल फोर्स। तो शुरुआत में आपने जो 2 पढ़े थे, एक आयन डाइपोल और एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वो वैन डर वाल फोर्सेस नहीं है। इन तीनों फोर्सेस को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पांचों के पांचों वैन डर वाल फोर्स नहीं है, इनमें सिर्फ ये 3 ही फोर्स हैं, कीसम फोर्स, डिबाई फोर्स और लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जिनको हम लोग वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर काउंट करते हैं। कुछ लोग आपको पांचों बताते हैं, तो ध्यान रखना पांचों नहीं है, सिर्फ ये 3 ही क्या होते हैं, आपके वैन डर वाल फोर्स होते हैं। और अब देखो, हमने जितने भी फोर्सेस पढ़े उन सबको हम अरेंज कर सकते हैं स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो देखो, सबसे पहले जो स्ट्रेंथ में सबसे आगे होगा वो होगा आयन आयन इंटरैक्शन। आयन आयन, क्योंकि आयंस के ऊपर क्या होते हैं, प्योर चार्जेस होते हैं। अब इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हो, बट स्टिल देखते हुए चलते हैं। तो 2 आयंस के बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा, और एक्चुअली ये आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये तो हो गई आयनिक बॉन्ड की बात। इसके बाद जो सेकंड नंबर आएगा, अब आप देखो, एक आपके पास है आयन डाइपोल, एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक है डाइपोल डाइपोल। तो पहले तो इंड्यूस्ड वाला तो साइड में हटा दो, इंड्यूस्ड में तो क्या प्योर चार्ज आएगा नहीं। आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, बताओ कौन जीतेगा। हाँ, आयन डाइपोल। क्यों, क्योंकि आयन के ऊपर क्या है, प्योर चार्ज है, डाइपोल के ऊपर परमानेंट चार्ज है। तो जो सेकंड नंबर आता है वो आता है आपके पास आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सा आएगा, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। इसके बाद बताओ अगला नंबर, हाँ वेरी गुड, अब परमानेंट चार्जेस आएंगे, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो इसके बाद नंबर आएगा किसका, अब इंड्यूस्ड। इंड्यूस में भी पहले कौन होगा, बताओ, आयन ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा या डाइपोल, बिल्कुल सही, तो आयन करेगा। तो अगला नंबर किसका आएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बताओ उसके बाद, हाँ उसके बाद नंबर आएगा किसका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और बताओ सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा आपका, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। सो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। एक और चीज ये भी आप ध्यान रखें, ऑल दीज फोर्सेस ऑब्वियसली डिक्रीज ही होने, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दोनों मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स आपका वीक होता है। जो फोर्स के वीक होने का ऑर्डर है वो आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछता है। ये 1/r होता है, इसे याद रखना 1 2 3 4 6 6 के नाम से, इस नाम से 1 2 3 4 6 6, 5 नहीं आता, तो ये 1/r, ये होता है 1/r², ये होता है 1/r⁻3, ये होगा 1/r⁴, ये होगा 1/r⁶, और ये होगा 1/r⁶ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा वीक कौन सा फोर्स होगा, ये होना भी है, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल ही टेम्परेरी चार्जेस होते हैं, सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं, जिनकी वजह से फोर्स ऑब्वियसली क्या होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। आई बात समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके पास हो गए पहली बात तो वैन डर वाल फोर्सेस। अब आप खुद से समझ सकते हो कि किसी भी स्पीसीज, मेनली हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, तो आप इन कोवलेंट स्पीसीज में देखोगे तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करोगे, तो इन स्पीसीज के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितने ज़्यादा और जितने स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट्स या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। आई बात समझ में, चलिए तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं विद फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस।
तो देखें जनरली लोग ऐसा बोल देते हैं कि वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और इससे हमारा काम भी चलता है। ऑब्वियसली हम भी इसको यूज करेंगे, मैं भी यूज करूंगा, बट मैं आपको एक्चुअल सच्चाई बताता हूं। वैन डर वाल फोर्स एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास पे नहीं डिपेंड करते हैं। वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं, वैन डर वाल फोर्स, दोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज, या फिर आप चाहो तो सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर साइज या फिर सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा ऑब्वियसली और कंपोनेंट्स ऐड होंगे या बड़े कंपोनेंट्स ऐड होंगे तो क्या होगा, अपने आप ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो ऐसा लगता है कि वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो आप यहां पर ऐड कर दें कि एज जनरली with increase in molecular size, molecular mass also increases, so it appears as van der Waal force is directly proportional to molecular। तो जनरली हम भी मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मेनली वो मॉलिक्यूलर मास पे नहीं, मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा, साइज से ऐसा क्या होता है कि वैन डर वाल फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे नहीं? देखो बहुत सिंपल सी बात है। सोचो ये आपके पास एक छोटा साइज का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और यहीं पर आपके पास एक बड़े साइज का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब मान लो यहां पर एक डाइपोल है, यहाँ आपके पास एक छोटा सा डाइपोल है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और सेम डाइपोल यहाँ पर भी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो ये डाइपोल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज को इंड्यूस करेगा। अब मुझे बताओ कहाँ पर चार्ज को ज़्यादा इंड्यूस कर सकता है, या फिर कहाँ पर ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है। तो देखो ये छोटे साइज का मॉलिक्यूल है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रांगली होल्ड करके रहेगा। ये बड़े साइज का है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये क्या कर सकता है, आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ a bigger sized molecule can be easily polarized। आप इसे क्या कर सकते हो, इजीली पोलराइज कर सकते हो। सो वैन डर वाल फोर्स है ना, यहां पर चार्ज इंड्यूस क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा होगा, ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। इसलिए जब सरफेस एरिया बढ़ता है या मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो अब आप देखो बहुत सारे केसेस में आप क्या कर सकते हो, वैन डर वाल फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप लेट्स से कंपेयर करना चाहते हो नोबल गैसेज में, कि बताओ नोबल गैसेज में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो कौन कौन होती है, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स। रेडोन तो आपका रेडियोएक्टिव होता है। तो आप देखो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप साइज देख सकते हो, एटम का साइज बढ़ रहा है, या मॉलिक्यूलर मास देख लो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो वैन डर वाल फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। कई जगह पर जहां आप साइज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वहां आप मॉलिक्यूलर मास से बात करोगे। जैसे मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो इनमें आप देखो तो इनमें क्या होगा, आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स के मॉलिक्यूलर मास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। हम हाइड्राइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मान लो 14 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं आपके पास, लेट्स से CH4 हो गया, आपके पास SiH4 हो गया, आपके पास GH4 हो गया, SnH4 हो गया। तो अगेन आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, एटम का साइज भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ऐसे आप कंपेयर करो F2, Cl2, Br2, I2। तो आप देखो फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होते हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। क्यों?
अगेन साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो ये इनके बीच में क्या होंगे, वैन डर वाल फोर्सेस के ऑर्डर होंगे। लेकिन इन्हीं में कुछ डिफरेंट बिहेवियर्स भी होते हैं, तो आओ उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 2 होता है। हीलियम, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है। लेकिन अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन का हीलियम से ज़्यादा होता है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 4.2 केल्विन होता है, जबकि हाइड्रोजन का 30.8 केल्विन का है। डेटा वेटा आपको याद नहीं रखना है, बट हाँ आप ये ध्यान रखें, हीलियम हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का होता है। तो ऐसा क्यों, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लेकिन जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन में क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू हीलियम। रीज़न, 2 रीज़न है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है इज ग्रेटर एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर पोलराइजेबल। इसलिए हाइड्रोजन का जो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हीलियम से क्या होता है, ज़्यादा। ऐसे देखो, मैं इसमें आपको एक और केस बताऊं, अगर आप कंपेयर करने चलो, आप बात करो CH4, ठीक है, और एक आप लेकर चलो अपना N2, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 है और N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 है। ये हम गैसियस स्टेट पढ़ते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी चीज़ को काम में लेते हैं, वहाँ पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 है, N2 का 28 है। अब बताओ किसका वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, N2 का, लेकिन एक्चुअली किसका होता है, CH4 के वैन डर वाल फोर्सेज N2 से क्या होते हैं, ज़्यादा। रीज़न, CH4 का जब आप मॉलिक्यूल देखोगे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो ये साइज में बड़ा है, और जो N2 है वो तो सिंपल एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर, इसका साइज रिलेटिवली क्या होता है, छोटा होता है। तो जहाँ साइज ज़्यादा है वहाँ कई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर वैन डर वाल फोर्स में मॉलिक्यूलर मास का कोई रोल ही नहीं बचेगा, आपको दिखेगा। जैसे ये केस है, CH4 का साइज बड़ा है N2 से, तो वहाँ पर साइज डोमिनेट करेगी। हाँ, अब थोड़ा देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आपको रिकॉल ज़रूर करेगा, कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, कॉपी करो इसे, फिर चलते हैं आगे और केसेस देखते हैं। चलिए, इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं सेकेंड पॉइंट अपना वैन डर वाल फोर्सेस में, इन आइसोमेरिक कंपाउंड्स। तो देखो, आइसोमेरिक कंपाउंड से मान लो आपके पास आइसोमेरिक एल्केन्स है, तो जैसा मैंने आपको बताया, वैन डर वाल फोर्स जो होगा, वैन डर वाल फोर्स दैट विल बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये हम शुरू में ही देख चुके। अब इनके मॉलिक्यूलर मास तो क्या होते हैं, से भाई आइसोमर्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक है नॉर्मल पेंटेन जिसे हम लोग N पेंटेन बोलते हैं, एक आपके पास है आइसोपेंटेन, और एक आपके पास है नियोपेंटेन, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन्स की चेन होगी लाइक दिस, CH3 CH2 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 एंड CH3। आइसोपेंटेन में क्या होगा, एक कार्बन ब्रांचिंग में चला जाएगा, सो CH3 CH, लेट्स से इस तरह लिख लेते हैं, CH3 CH2 एंड CH3। और नियोपेंटेन में 2 कार्बन ब्रांचिंग में चले जाएंगे लाइक दिस, ये CH3 और ये CH3। अब आप देखो, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, अगर आप देखें ये मॉलिक्यूल को ऐसे कवर कर लेते हैं, ये मॉलिक्यूल देखो ऐसे हो गया, और ये मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन से स्फेरिकल होता जा रहा है।
देखो यहाँ ऑलमोस्ट पूरा स्फेरिकल हो गया है। तो होता क्या है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल का नेचर स्फेरिकल होता है। अगर मॉलिक्यूल का नेचर स्फेरिकल होता जाता है तो आप जानते हो कि सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वैन डर वाल फोर्स होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये ऐसे क्या रटते नहीं है ना, ये रटना हो जाएगा। आप तो सीधा लॉजिक लिखो। क्या लॉजिक लिखोगे कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, as branching increases the molecule become spherical, correct? And as the surface area of a sphere is minimum, ठीक, वैन डर वाल फोर्स डिक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और आइसोपेंटेन नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम। तो आप ध्यान रखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाता है और उसके अंदर वैन डर वाल फोर्स का एक्सटेंट या स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे देखो मैं आपको एक और स्पेसिफिक केस दिखाता हूँ, आप लेकर चलो एल्केन्स एंड फ्लोरो एल्केन्स। बहुत ध्यान से समझना, एक ही केस हो गया। ऐसे एक यहां पर होता है CCl4, यहां लेते हैं इसको CCl4 एंड SiCl4। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक केसेस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एल्केन्स जैसे मान लो आपने C2H6 ले लिया है ना, CH3CH3, और यहाँ आपने ले लिया CF3CF3, फ्लोरो एल्केन्स। अब बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे सर सीधा होता था हमसे पूछते ही नहीं, इसका मतलब एल्केन्स का ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। CBI वाले बन चुके हो आप, दया नहीं, कौन था, ACP प्रद्युमन बन गए आप। तो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग मतलब सेम हाइड्रोजन को बस आप फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो तो उनसे क्या होता है ज़्यादा। ऑल्दो मॉलिकुलर मास देखो इसका 15 + 15 इसका मॉलिकुलर मास सिर्फ 30 है। 57 + 57 114, 114 + 24 138, इसका मॉलिकुलर मास 138 है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? कुछ लोग तो आपको बताएंगे भी नहीं इस चीज़ को, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कार्बन है, कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। बताओ कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर क्या आएंगे, रिलेटिवली चार्ज। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2.5, 2.1, 0.4 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ आप देखो फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। बताओ क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है? बिल्कुल, 4 और 2.5, 1.5 का डिफरेंस आ गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, लाइक दिस होगा। तो अब इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ दूसरा CF3 मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं तो दूर से देखा तो दो मॉलिक्यूल थे जिनके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनके आपस में पास में आके पैक होने की जो टेंडेंसी होगी वो रिलेटिवली क्या होगी, कम। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्यों? ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो आप सिंपली लिख सकते हो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, the fluoroalkanes develop overall negative charge density। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से
इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्लोरो एल्केन्स से क्या होता है, ज़्यादा। एक्चुअली कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। CCl4 का आप देखो तो CCl4 SiCl4 होना किसका ज़्यादा चाहिए, SiCl4 का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का SiCl4 से ज़्यादा होता है। लाहौल विला कुव्वत, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा क्यों होता है। कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। देखो कार्बन क्लोरीन में ऑब्वियसली क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, पर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पर है। डेल्टा EN जो होता है वो SI किसका, SI और Cl का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेल्टा EN ऑफ CCl। तो वही कहानी है, यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा, यहाँ पर क्लोरीन पर रिलेटिवली कम नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो होगा क्या, ये एक SiCl4 मॉलिक्यूल, ऐसा ही आपके पास दूसरा SiCl4 मॉलिक्यूल होगा, दोनों के ऊपर ही क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो दोनों में ही अट्रैक्शन फोर्स क्या हो चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा। तो ये स्पेशल केसेस हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। सो आप यहाँ पे भी पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या ड्यू टू रिलेटिवली लिख देना, बिटवीन सिलिकॉन एंड क्लोरीन the SiCl4 molecule develops negative charge density and thus van der Waals force of attraction डिक्रीजेस। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग, जैसे इनके फ्लोरोएल्केन्स से ज़्यादा होंगे, CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, SiCl4 से ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको इनको हाँ ऑब्वियसली रिकॉल करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं करते, बट ऐसे केसेज हैं जहाँ पर नॉर्मल से अलग वेरिएशन शो करता है और आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉपी करें, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, मैं जो लिख रहा हूँ उन सबको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, पहला केस है आपके पास NMe3 एंड NF3। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, Me का मतलब है मिथाइल ग्रुप। सेकंड है आपके पास BMe3 एंड BF3। थर्ड है CO2 एंड CS2। फोर्थ है आपके पास PF5 PCl5। फिफ्थ वन है आपके पास चलो ऐसे लिख लेते हैं, CH3OCH3, जिसे हम लोग ईथर बोलते हैं, है ना। ऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ लिया तो इतना आप जानते हैं। अगर एक CH3SCH3, जिसे हम लोग थायो ईथर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सिक्स्थ है मिथाइल CH3CH3, CH3CH3, CH3CH3। अभी अब आगे चल के देखोगे इनमें और भी केसेस बनते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन्वॉल्व होती है, बट अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, इसलिए हम विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एग्जाम्पल ही देख रहे हैं। ठीक है, CCl4 है आपके पास, CF4 है, CH4 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, एक है
चलिए, हो गए, करें डिस्कस, बहुत आसान है। आप देखें, आपको इनको करेक्ट वैन डर वाल्स फोर्स के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ देखो NMe3, NMe3 का ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि NMe3 में मिथाइल ग्रुप्स हैं, CH3 CH3 CH3। अब आप देखो, अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो ये होता है 15, मिथाइल का होता है 15, 15 3 45, 45 प्लस 14 कितना हो गया? 45 प्लस 14 59, ठीक है। यहाँ देखो ये होता है 19 3 57 प्लस 14 71, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मासेस में देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ पर भी BMe3 का ज़्यादा होगा। इन दोनों में देखो CO2 CH2, तो मॉलिक्यूलर मास से देख लो, सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है, तो इसके वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगे। यहाँ PCl5 के, यहाँ देखो वापस से डिफरेंस पॉइंट कौन है? सल्फर। तो सल्फर का मॉलिक्यूलर साइज भी ज़्यादा है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होंगे? ज़्यादा। इनमें कैसे देखोगे? अब इनमें तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, आइसोमर्स हैं तो, और साइज कैसे दिख रहा है? ऐसे देख लो, ये क्लोज है तो ये स्फेरिकल है, ऐसे देखो ये एक चेन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका सरफेस एरिया कम है। बोल सकते हो क्या? बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप देखोगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। सॉरी, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, प्लस आई है ना, हाँ, तो प्लस आई है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर से इधर इसकी डायरेक्शन आएगी, इधर से इधर इसकी डायरेक्शन आएगी, 60 डिग्री पे एंगल आएगा, तो इसका म्यू, ये ऑर्थो आइसोमर है, ये आपका मेटा आइसोमर है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसका रिलेटिवली कम आएगा मेटा वाले का, और पैरा वाले इसका इधर, इसका इधर, इसका म्यू कैसा आ जाएगा? 0। तो पहली बात तो यह है नॉन पोलर। तो अगर ये नॉन पोलर है तो इसमें तो सिर्फ कौन से फोर्सेस काम करेंगे? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। वो तो सबसे वीक होते हैं, आपने देखा था 1/√6 के साथ वेरी करते हैं, और सबसे लास्ट में उसको हमने लिखा था। इसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा। इन दोनों में म्यू ऑर्थो का ज्यादा है, मेटा का कम है, तो बताओ ऑर्डर भी यही बनेगा। तो जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो आप फिर ये देखो कि क्या डिफर कर रहा है। तो अगर ये नॉन पोलर होते सारे ही, तब तो हम ब्रांचिंग देखते, बट ब्रांचिंग का केस तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें से 2 पोलर हैं और एक क्या है? नॉन पोलर। तो पोलर पोलर का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो रिलेटिवली ज्यादा होगा, और उन दोनों पोलर में भी ज्यादा पोलर कौन है? तो ज्यादा पोलर कौन है? ये। तो इसी का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? और भी ज्यादा होगा। ये बताओ, ये हाँ, ये तो सोचना ही नहीं है, सब सेम टाइप के हैं, ठीक है, सभी में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आएगा। तो यहाँ मॉलिक्यूलर साइज, CCl4 का मॉलिक्यूलर मास सबसे बड़ा है, मॉलिक्यूलर साइज CF4 CH4, इसलिए क्या होगा? CCl4 का वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज बोल रहे हो, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर भी क्रिएट होगा ना, F में भी Cl, दोनों में क्रिएट होगा, पर Cl का साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इंटरेक्शंस क्या होंगे? ज़्यादा। इन दोनों फिर यही फंडा लगेगा। देखो ये ट्रांस आइसोमर है, इसका म्यू क्या होगा? 0। ये सिस आइसोमर है, इसका म्यू कैसा होगा? नॉन 0। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे? ज़्यादा। समझ गए? तो जब आपके पास ऐसे केस बन जाए कि आइसोमर्स हैं और उनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो फिर आप उनके पोलर नॉन पोलर नेचर को जरूर देखें। चलिए, तो हमने कंप्लीट किए अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने देख लिया कि वैन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, कौन से फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स में होते हैं और कौन से फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स में नहीं होते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं इससे आगे, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कई बार मैं खुद ही इसका नाम ले चुका हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आओ स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, और देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही है। इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आप बोल सकते हो ऐसा। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही दिखाई देता है। कब होता है, क्या होता है, उसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो आप यहां पे ध्यान दें कि द species in which hydrogen atom is directly attached to a more electronegative atom,
नेगेटिव एटम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या फिर ग्रुप। तो ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, ये आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। उसके अलावा ये आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है, CCl3 हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास CF3 ग्रुप हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनके साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, देन पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड on hydrogen atom, and if the adjacent molecule if in the adjacent molecule an atom has lone pair, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हो उसमें? लोन पेयर हो, देन द हाइड्रोजन एटम गेट्स अटैच्ड एंड दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले चीज समझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है ना, इस ग्रुप को मान लो मैं कुछ एक्स ग्रुप बोल देता हूं, इस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एटम क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अगर हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो देखो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके पड़ोस में कोई एक ऐसा एटम है ए जिसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर, ये इसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन जनरेट होगा। और ये जो अट्रैक्शन जनरेट हुआ, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आई बात? ध्यान से देखें, कुछ चीजें, कुछ टर्म जो हम यहाँ यूज करेंगे। ये जो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, हम इसे डोनर एटम बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? डोनर एटम। और ये जो X है, इसे हम लोग बोला करेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, तो अगर हम वाटर की बात करें, वाटर, तो वाटर में क्या होगा? H2O, HOH। बताओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो उसमें जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए लोन पेयर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्या होगा? ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन की तरफ, मतलब हाइड्रोजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा बोल दो कि ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा एक तरीके से। एज सच कोई डोनेशन नहीं होता, एज सच कोई शेयरिंग नहीं होती, बट इसके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से आप देखो इस पॉजिटिव चार्ज ने इधर भी लोन पेयर को होल्ड किया हुआ है, इधर भी, इधर तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले को होल्ड किया हुआ है, इधर अट्रैक्शन के थ्रू होल्ड किया हुआ है। तो रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और इसी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 8 किलो जूल पर मोल के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है। कुछ कुछ केसेस में आप देखोगे आगे चलकर हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी को भी क्रॉस, मोर देन 42 किलो जूल पर मोल से भी ज़्यादा एनर्जी आपके पास आ जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एनर्जी जो होती है वो 8 किलो जूल से 40 किलो जूल के पर मोल के आसपास होती है। तो 8 किलो जूल से क्या होगी आपके पास? ऊपर होगी। ठीक है, तो इस तरह के जब ग्रुप्स होंगे तो वहाँ पर क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बहुत ध्यान से देखें, हम बात कर लेते हैं यहीं पर सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये इंपॉर्टेंट, आपको खुद को देखना आना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, डोनर एटम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो वही मैंने आपको दिखाया, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके थ्रू तो क्या होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज जनरेट होगा, ये पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। और अब ये किसके लोन पेयर को खींचेगा, डोनर एटम के लोन पेयर को खींचेगा। तो डोनर एटम कौन होगा, डोनर एटम लोन पेयर दे रहा है, दैट मीन्स ये एक लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो जो डोनर एबिलिटी है, डोनर एबिलिटी वो डिपेंड करेगी लुईस बेस कैरेक्टर पर, कि कितनी आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो अगर मैं डोनर एबिलिटी की बात करूं, डोनर एबिलिटी, तो बताओ डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा इनमें से किसकी होगी, नाइट्रोजन की। लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो डोनर एबिलिटी क्या हो रही है, कम। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में काउंट करो तो फ्लोरीन की डोनर एबिलिटी क्या होगी, रिलेटिवली ज्यादा, क्योंकि छोटा साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी यहां पर होती है। तो सेम पीरियड में देख रहे हो, तब तो आप सिंपल किससे बात करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, रटना नहीं है, दिख रहा है आपको। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखो तो फ्लोरीन छोटा साइज है, लोन पेयर 3 लोन पेयर उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको वो रिलीव करना चाहेगा आसानी से। अब आप देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक बॉन्ड मेरे पास एटम है, लेट्स से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये चलो एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O में आपने देखा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीजन, उसके पास लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये तो सेम ही मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल अलग अलग हो, फॉर एग्जांपल आप बात करो H2O और NH3 की, किसकी बात करोगे, H2O और NH3 की। अब देखो, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डोनर कौन काम करेगा और चार्ज कौन जनरेट करेगा, बताओ कौन करेगा। हाँ, अब यहां पर ऑक्सीजन तो काम करेगा चार्ज जनरेट करने का, किसका, चार्ज। तो ऑक्सीजन तो यहां पर चार्ज जनरेट करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की डोनर टेंडेंसी ज्यादा है, तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो यहां पर डोनर एटम की तरह काम करेगा, और इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। आपको खुद को देखना आना चाहिए कि कब बॉन्डिंग कैसे होगी। इसी की जगह मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता HF और H2O का, HF प्लस H2O का, समझ गया ना। अब चार्ज कौन जनरेट करेगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और डोनर एटम की तरह कौन काम करेगा, ऑक्सीजन काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर आपके पास HCl प्लस H2O हो, कौन हो, HCl प्लस H2O, तो HCl प्लस H2O में क्या होगा, बिल्कुल सही, चार्ज कौन जनरेट करेगा, अब ऑक्सीजन, तो चार्ज जनरेट करेगा ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और अब डोनर एटम कौन होगा, क्लोरीन होगा, और इस तरह से इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो तो आप ये ध्यान रखना, चार्ज कौन जनरेट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और बॉन्डिंग में लोन पेयर कौन देगा आपका, जो डोनर एटम होगा, जो रिलेटिवली क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और डोनर एबिलिटीज आपको यहां से दिखाई देगी। बोला बात समझ में आती है, कोई डाउट। चलिए कॉपी करें, फिर कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे आपसे करवाने हैं। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक मेरा आपसे, आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी पार्ट में नेक्स्ट क्लास करेंगे। हेड लिखें क्वेश्चन आप, सिलेक्ट द स्पीसीज विच कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, आपके पास उसी स्पीसी के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, किसी और के अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आप सामने लिखता जा रहा हूँ, आप देखते हैं ना। H2O है, आपके पास है RO है, जिसे हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, देन आपके पास है ईथर ROR,
देन आपके पास है लेट्स से H2O2, देन आपके पास है CH3। स्टेप वाइज सीखो चीज़ों को, आपको खुद को विजुलाइज, खुद को एनालाइज करना है। कंडीशन आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है कब नहीं बनती, तो उसी के हिसाब से सोचें और जवाब दें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, संयम से काम लें, संयम को मत बुला लेना बस। इसको तो आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं यूरिया, यूरिया नहीं यूरिया। चलिए, तो आपको देखना है कि ये इनमें से कौन कौन प्योर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। चलिए कर लिया आप लोगों ने, तो और डिस्कस करते हैं। देखें पहला केस H2 तो हमने देख लिया है, होगी ROH। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और डोनर एटम दोनों होने चाहिए। तो देखो ROH, तो ROH में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और ROH में ही दूसरा ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ROR में नहीं होगी। ROR जैसे मान लो ईथर है CH3OCH3, अब देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं। H2O2 में होगी क्या, बिल्कुल होगी HOOH, ऐसे लिख लेता हूं एक बार के लिए, या चलो ऐसे लिखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है, ये H है। तो देखो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे ऑक्सीजन का, दूसरे H2O2 मॉलिक्यूल में देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, होगी। यहां होगी क्या, नहीं, यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहां होगी, नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। कैसे, देखो NH2 है ना, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O NHH, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और पार्शियल पॉजिटिव जाने में। अगर डोनर एटम की तरह कौन काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं, फिर से नाइट्रोजन ही करेगा। ये जो दूसरा नाइट्रोजन है दूसरे अमाइड ग्रुप का, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बताओ यहाँ होगी, हाँ यहाँ होगी। देखो ये ऑक्सीजन लोन पेयर भी है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, यहाँ होगी HF, है ना, पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट करेगा, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर, इसमें तो सोचना ही नहीं है। ये रहा F, ये रहा H, पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे का फ्लोरीन हाइड्रोजन, डोनर एटम। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, जैसे यहाँ हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ तो होगा ही होगा। बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में तो कुछ भी नहीं होगा। बेंजीन में तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और हाइड्रोजन होता है। तो ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वैसे भी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, sp से जुड़ा होता तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता। दूसरा लोन पेयर तो है ही नहीं, ये तो बॉन्ड पेयर है सारे, नहीं होगी। यहाँ होगी, बिल्कुल होगी। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 5 में से 1 2 3 शेयर हुए, 2 बचे, तो लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड भी है, यहाँ पर होगी। यहाँ होगी HCN में, हाँ होगी, बिल्कुल होगी। कैसे, देखो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे HCN मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 3 शेयर हुए हैं, अभी लोन पेयर बचा है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होगी, यहाँ चार्ज तो जनरेट होगा। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, तो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब दूसरा कोई लोन पेयर वाला नहीं है। तो लोन पेयर वाला नहीं है, लिख देना चाहो तो रीजन नो लोन पेयर। तो इस वजह से प्योर फॉर्म में अगर ये वाटर के साथ होता तो हो जाती। वाटर के साथ कैसे हो जाती, वाटर के साथ तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर की तरह
लोन पेयर यहाँ पर दे सकता था। समझ पा रहे हो? हाँ, बट थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर ना फिर डोनर एटम एक्चुअली ऑक्सीजन ही डोनर होता, ऑक्सीजन ही चार्ज जनरेट करता, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिटिलीन से क्या होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पर भी होगी, थोड़ी बहुत होगी, बट एक्सटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन लोन पेयर नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो चार्ज जनरेट करेगा, रिप्रेजेंटेशन गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस केस में प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन, मतलब प्योर फॉर्म हो चाहे नॉन कोई दूसरा फॉर्म हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और दूसरा आपको क्या चाहिए, डोनर एटम। और इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कहाँ पर नहीं होगी। चलिए, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीखेंगे। हम सीखेंगे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फिर हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इनके बेसिस पर हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।